हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IBTI स्टडी पॉइंट में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स का मॉडल नंबर पहला और ये लास्ट ही होगा, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ बेसिक अच्छे सवाल लेकर आया हूं, इम्पॉर्टेंट है कल के आने वाले एग्जाम में, ठीक। तो मैं यहाँ से सॉल्व करा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमने सवाल यहाँ से किताब से उठाए हैं और आप इनको देखिए, ऑब्जेक्टिव भी हैं इसमें और बहुत ही आराम से देखना है आपको, ठीक। इसके आधार पे सभी सवाल बन जाएंगे आपके, कैसा भी बन जाए तो आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला लिखा है कि समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होता है। पहला ऑप्शन यहाँ लिखा है समबाहु, समकोण, विषमबाहु या समद्विबाहु, ये लिखा है। तो हमें पता हो ना समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पे अगर हम एक त्रिभुज का निर्माण करें, अगर आपके लिए बता दें तो मान लेते हैं इसकी ये वाली भुजा इससे बराबर में है, BC पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। ये भुजा अलग है आपकी, ठीक। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, अब इसका मध्य बिंदु क्या होगा, यहाँ पर ही तो मध्य बिंदु होगा। इस वाले का मध्य बिंदु यहाँ पे होगा और इस वाली भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पे होगा, ठीक है। मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज, तो इन बिंदुओं को मिला दीजिए आप इस टाइप से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये वाली भुजा इसके बराबर में हो गई, ये अपनी डिफरेंस हो गई। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो त्रिभुज फिर बना अगर के दूसरा, वो भी समद्विबाहु ही कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भुजाएं आपकी बराबर में तो समान भाग में डिवाइड होगी, ये वाली भुजा बराबर में तो समान भाग में डिवाइड होगी, ये वाली भुजा समान भाग में डिवाइड होगी। अगर मान चलें ये 8 है, ये 8 है, ये मान लिया 6 है, तो ये वाली भुजा आपकी मान लिया 4 हो जाएगी और ये वाली 4 हो जाएगी, तो ये 3 हो जाएगी, तब भी तो डिफरेंस ही रहा नहीं ना। तो इसका मतलब ये है हमारा समद्विबाहु ही त्रिभुज बनेगा। तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये नहीं बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिंदु P -6, की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, ठीक है। तो मूल बिंदु की दूरी हम बता देते हैं। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, मूल बिंदु होते हैं आपके 0, सबको पता होता है। और मूल बिंदु से इसके साथ में दूरी निकलवा रहा है माने 6, 8 की, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। मूल बिंदु की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। और देखो x2 का मान -6 और -x1 का मान 0, तो होल स्क्वायर आ जाएगा। y2 का मान 8 -0 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या बचा यहाँ पे 6, इसमें से घटाओगे तो -6, 6 × 36 आ जाएगा, 8 बचेगा, 8 का 64 आ जाएगा। तो यहाँ निकालोगे 100 आ जाएगा और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 मात्रक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला सही है, ठीक है। मूल बिंदु से जब भी पूछे तो ये कह रहा है 9 sec² - 10² बराबर में 1 है। एक फार्मूला होता है, 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है sin स्क्वायर A प्लस में cos स्क्वायर A बराबर में 1। इस A की जगह पे थीटा रख दो तब भी बात वही, एंगल जो भी होगा, ठीक है। एक होता है sec स्क्वायर A माइनस में tan स्क्वायर A बराबर में 1 होगा, ठीक। और तीसरा होता है cosec स्क्वायर A माइनस में cot स्क्वायर A बराबर में 1 होगा। अगर ये 3 चीज़ें कोई फार्मूला मिल जाए तो उसकी जगह 1 रखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये sec स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, तो दिख रहा है बीच में माइनस है, लेकिन 9 गड़बड़ कर रहा है ना, तो इस 9 को बाहर निकाल लीजिए, कॉमन ले लेते, तो यहाँ sec स्क्वायर A बच जाएगा, माइनस में अंदर tan स्क्वायर A बच जाएगा। तो ये 9 तो हमारा रहेगा ही रहेगा और इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि tan थीटा बराबर में sin थीटा, लिखा है tan थीटा बराबर में sin थीटा, ठीक है। तो थीटा का मान क्या होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा, 0 होगा, क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा तो हम साइन को चेंज कर लेंगे। ये होता है sin थीटा बटे में cos थीटा बराबर में sin थीटा बटे में एक मान सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे
इसके यहाँ से मल्टीप्लाई कॉस थीटा आ जाएगी और इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 आ जाएगी। तो हम ये देखेंगे कॉस थीटा का मान किस टेबल में 1 है, तो 90 डिग्री में 1 है, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉस को हटा दिया जाएगा, थीटा बराबर क्या बन जाएगा 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। एक घड़ी की मिनट की सुई सेंटीमीटर, यहाँ आर सेंटीमीटर है, यहाँ मिस्टेक हो गई है। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्यखंड का मतलब हम बता देते हैं आपको, ये केंद्र है, केंद्र से आपसे यहाँ एक छोटा सा पार्ट बना दिया, ये वाला एंगल, तो ये छोटा पार्ट जो होता है इसे त्रिज्यखंड कहा जाता है। अब ये कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो घड़ी की जो मिनट की सुई है वो बड़ी वाली, तो मान लिया ये सुई है यहाँ से यहाँ तक की आपकी, ये 8 सेंटीमीटर लंबी है, इसका मतलब त्रिज्या है, आपकी वृत्त की त्रिज्या है। तो एक मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो इसका एक मिनट में यहाँ से यहाँ तक जो घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ तक आई है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास आर है, ठीक, लेकिन आपके पास एंगल नहीं है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। अब आपके पास पाई है, आर की जगह पे त्रिज्या आपकी आर ही रहेगी, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा वो हम बता देते हैं। थीटा की जगह क्या आएगा हमें पता है, यहाँ बता देते हैं भाई कि हमें पता है कि 60 मिनट बराबर होता है 360 डिग्री कोण। कि एक मिनट में पूरा अगर बात करें कि 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाएगा, तो एक मिनट की बात करें तो एक मिनट में कितना कोण बनाएगा 360 बटे में 60, ये आ जाएगा 6 डिग्री बनेगा। यानी एक मिनट में जो एंगल बनेगा वो 6 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा 6 डिग्री। ठीक, तो थीटा हमारा कितना आ गया, यानी थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 6 डिग्री। एक मिनट में कहना है, एक मिनट में, तो एक मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाएगा। तो थीटा की जगह पे लिख देंगे 6 कम 6 छंग 36। ठीक है, तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 60। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखो दो गोले हैं आपके, पहले का आयतन 64 है, दूसरे का आयतन 27 है। तो हमें क्या पता है कि मान लिया कि ये आयतन निकलवा रहा है, वो आयतन है आपका वो, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं पहले गोले का आयतन बटे में दूसरे गोले का आयतन। ठीक है, आयतन है, ये अनुपात में लिखा हुआ है, अनुपात में क्या है 64 बटे में 27 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए हमें फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमें आर चाहिए, तो आर यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले गोले का आयतन क्या होता है 4 बटे 3 पाई आर, मान लिया कि पहला है तो R1 स्क्वायर पावर 3, 4 बटे 3 पाई R2 की पावर में 3। ठीक है, बराबर 64 बटे में 27, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से दोनों पे घन चढ़ा उस पे चढ़ा देंगे तो R1 अपान में R2 हो जाएगा, और ये घन में आ जाएगा 3 में 64 बटे में 27। तो 64 का घनमूल कितना होता है 4, 27 का कितना होता है 3, R1 का मान 4 आ गया और R2 का मान 3 आ गया। ठीक है, उनके पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, पहले 4 पाई R1 स्क्वायर कर देंगे क्योंकि पहला गोला है, दूसरा होता है 4 पाई R2 स्क्वायर कर देंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो R1 का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे,
यहाँ R2 का मान है 3, तो 3 का वर्ग कर देंगे, तो 4 चौको 16 बटे में 3 3 9, यानी 16:9 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ax² bx + c के मूलों का योग होगा। तो देखो ये फार्मूला होता है मूलों का योग होता है, मूलों का योग का जो फार्मूला होता है वो होता है x² का गुणांक बटे में x का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक बटे में x का गुणांक, और ये माइनस लगा होता है यहाँ पे। ठीक, अगर आप पूछे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर में होता है अचर पद बटे में x का गुणांक। ठीक है, ये फार्मूला होते हैं दोनों। तो हमसे पूछा है मूलों का योग, तो मूलों का योग का फार्मूला है x, ये माइनस आ जाएगा बराबर में x² का गुणांक, x² का मतलब इसके साथ में कौन है? a है, तो यहाँ पे a आ जाएगा। ठीक है, बटे में x का गुणांक, तो x के साथ में कौन है? b है, तो नीचे क्या आ जाएगा? b। तो ये आपका आंसर हो गया, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अगर पूछता मूलों का गुणनफल, तो अचर पद कौन है जिसके साथ x नहीं है? c है, तो बटे में c आ जाएगा, x का गुणांक a आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला ये हो गया। ठीक है, तो दोनों हमने एक बता दिए। अगला सवाल है 2x² - 5x + 4 = 0 के मूल होंगे वास्तविक, समान, वास्तविक नहीं, वास्तविक का समान, इनमें से कोई नहीं आगे लिखा है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन जब भी मूल पूछे तो आपको यहाँ से कंपेयरिंग कर लेनी है ax² से, bx + c = 0 से तुलना करते हैं, से तुलना, तो x² छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ a बराबर में, यहाँ a बचा, यहाँ 2 बचा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर में यहाँ b बचा, माइनस में 5 बचेगा, और c बराबर में 4 बचेगा। तो मूलों का हमें मूल अगर पता करने हैं कि वास्तविक हैं क्या नहीं है, तो फार्मूला हमें यूज करना है b² - 4ac = 0। ठीक है, तो यहाँ से पहले वैल्यू रखते हैं, फिर आपको बताते हैं। b का मान कितना है? -5, 5 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, -4 गुणा a का मान कितना है? 2 गुणा c का मान कितना है? 4 बराबर में 0, ये आ जाएगा 5 25, मान चुको 16, 16 दूनी 32 बराबर में 0, ये वैल्यू आ जाएगी -7 बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया कि 0 जो है आपका -7 > 0। ठीक, ये b² - 4ac < 0, इसका मतलब 0 बड़ा है, माइनस से 0 बड़ा है। अब 0 बड़ा होता है, इसका मतलब होता है कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तो कौन सा कंडीशन आ जाएगा? मूल वास्तविक नहीं है। अगर ये < 0 आ जाता, ठीक है, < 0 आ जाता मतलब प्लस में कोई मान आ जाता, तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते कब? लेकिन जब पूर्ण वर्ग होता तब। ठीक है, और पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं तो वास्तविक परमेय अपरमेय हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखिए अगला सवाल। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं आपका। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाए, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके अंश में हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी कोई भिन्न की बात आए तो कुछ करना नहीं है, जब भी कभी आपकी भिन्न की बात आए तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप आंख मीच करके मान लीजिए भिन्न, माना भिन्न x/y है, x/y है। अब आगे बढ़ते हैं, पहली कंडीशन क्या कह रहा है आपके? कह रहा है 1/3 हो जाती है। चलिए मान लिए ये हमारे भिन्न है। अब ये 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है? जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाए। तो भैया अंश कौन ऊपर, तो ये घटा दिया, हर की बात नहीं कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस में 3 बराबर में इसकी इससे गुणा y आ जाएगा। y को इधर लाइए, 3x माइनस में y बराबर में 3 इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है आपकी? कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है। तो जो भिन्न आपकी है x/y
1/4 हो जाती है। कब हो जाती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो केवल हर में 8 जोड़ देंगे और अंश की बात नहीं कर रहा, छोड़ देंगे। इसकी इससे गुणा तो 4x हो जाएगा बराबर में, इसकी इससे गुणा तो y + 8 आ जाएगा। y को इधर लाएंगे 4x - y बराबर में 8 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसमें y वाला पद बराबर है तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x - y बराबर में 3 और यहाँ आ जाएगा 4x - y बराबर में 8। ये दोनों माइनस, इसका मतलब घटाने पे लिखा जाएगा माइनस प्लस माइनस। इन चिन्ह की चेंजिंग करते हैं तो जो भी यहाँ पे होगा उसको अपोजिट चिन्ह लगाया जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस आएगा, ये माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का हो गया 4x, 4 में से 3 जाएगा, -x बचेगा। ये माइनस का 8 हो गया, इसमें 8 में से 3 घटाओगे तो 5 बच जाएगा। ये वाला इससे कैंसिल होगा, x बराबर 5 मिलेगा। ठीक है, अब x की वैल्यू चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, दोनों से मिल जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग वैल्यू x बराबर 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो पहले में रख देते हैं तो 3x - y बराबर में 3। ठीक है, ठीक है, x का मान क्या है? x का मान है 5 - y बराबर में 3। तो 3 × 5 = 15, इस 3 को इधर लाएंगे, माइनस y को उधर लेके गए प्लस, क्योंकि y का मान निकालना पॉजिटिव रखना है। तो ये कितना आ जाएगा भैया? 12 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? 12। ठीक, अब हमें जो भिन्न निकालनी है तो भिन्न क्या होती है आपका? भिन्न जो आपके पास है x/y है, तो x का मान कितना आया है? 5 और y का मान कितना आया? 12। ठीक है, ये आपकी भिन्न हो गई। बहुत छोटा सा सवाल था, वो आसानी से हमने करा दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। समकोण त्रिभुज, हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सब इंपॉर्टेंट ही लिए हैं मैंने सवाल को। ठीक है, अगला सवाल है आपका, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो उसके आधार की लंबाई बताइए। समकोण त्रिभुज यहाँ बना देते हैं। समकोण त्रिभुज इस टाइप का बनता है। ठीक है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का बनेगा, ये वाला समकोण हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, अब ये कह रहा है त्रिभुज यदि उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई आपकी यही होगी भैया, ठीक है ना, ये ऊंचाई होगी और ये आधार हो गया। तो कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये वाली आधार से अधिक है 7 सेंटीमीटर। अगर ये 10 है तो ये 7 अधिक है, इसका मतलब 17 हो जाएगी। तो अगर हमें ये पता चल जाए तो ये आराम से पता चल जाएगी। तो मान के चलते हैं कि आधार आपका x मीटर है और ये आ जाएगी x प्लस में कितना अधिक है? 7। ठीक है, तो मान लेंगे, माना त्रिभुज की ऊंचाई x मीटर है, तब त्रिभुज की ऊंचाई नहीं माननी है, आपको आधार मानना है। तो हम यहाँ पे बिंदु लिख देते हैं A B C। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे माना त्रिभुज का आधार x मीटर है, तब त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 7। ठीक है, मीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1/2 गुणा आधार कितना है? x गुणा ऊंचाई कितनी है? x प्लस 7। इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 आ जाएगा। इसकी इससे गुणा कराइए x² प्लस इसकी इससे गुणा कराइए 7x। ये एक जैसे लिखे हैं बराबर में, हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि बराबर में है। तो x² - 7x - 60 प्लस 7x - 60 बराबर 0। अब 60 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करें 60 आ जाए और उन्हीं को घटाएं तो 7 आ जाए। ठीक है, तो 12 पंजे 60 होता है, अगर 12 में से 5 घटा दोगे तो 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 7 की जगह पे लिखोगे
12x माइनस में 5x ये लिखा हुआ है। तो 12 में से 5 जाएगा, 7 ही बचेगा, माइनस में 60 बराबर में 0। तो इन दोनों में से x बाहर निकालिए तो x प्लस 12, यहाँ से 5 बाहर निकालिए तो x प्लस 12, क्योंकि माइनस बाहर निकाला प्लस हो जाएगा बराबर में 0। ये दोनों जैसे दिख रहे हैं, इनको बाहर निकाल लीजिए तो x प्लस 12 और दूसरी ब्रैकेट में बचेगा x माइनस का 5, क्योंकि यहाँ पे ये बचने वाला है, क्योंकि ये तो दोनों कॉमन हो गए। ठीक है, तो ये तो काम में आने वाला नहीं क्योंकि माइनस आ जाएगा, ये काम में आने वाला है। तो x माइनस का 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिल गया 5। ठीक, पूछ क्या रहा है, आधार की लंबाई बताओ। तो आधार की जो लंबाई थी, आधार की लंबाई आपकी कितनी थी, x थी। तो x बराबर में क्या हो जाएगा भाई, x का मान कितना मिला 5 सेंटीमीटर। अगर वो पूछता कि ऊंचाई क्या है तो ऊंचाई भी बता सकते हो आप, x प्लस 7 थी आपके पास, है ना। तो x की जगह पे 5 प्लस 7 बराबर में 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़ा ध्यान समझना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास में तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आराम से कर सकते हो, लेकिन बड़ा आराम से समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में वापस लौटने में 30 किलोमीटर वापस ही लौटा, पहले गई 30 किलोमीटर फिर वापस में आ गई। तो इनको समय लगा 4 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो हम बता देते हैं, यहाँ पे लिखो ना, धारा की दिशा में चाल को जोड़ा जाता है, चाल को जोड़ा जाता है, और धारा की विपरीत दिशा में चाल को घटाया जाता है। इतना बात आप दिमाग में बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगर पानी का बहाव एक ही तरफ है और आप भी उधर जा रहे हो तो आपकी चाल और धारा की चाल को दोनों को जोड़ लिया जाएगा। और अगर आप धारा की विपरीत दिशा में तैर रहे हो तो धारा अपनी दिशा में जा रही है, आप उसकी विपरीत दिशा में जा रही हो, तो आपकी चाल घट जाएगी। ठीक है, कि जिसकी ज़्यादा होगी उसमें से कम वाली माइनस हो जाएगी। तो हमसे पूछ रहा है धारा की चाल, तो हम पहले धारा की चाल को मान लेते हैं। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल को हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब धारा की चाल को मान लें, तो धारा की निकालनी है। अब नाव जा रही है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की भी चाल निकालनी है। तो यहाँ लिखोगे धारा की दिशा में नाव की चाल। तो देखो यार ध्यान से, एक नाव के शांत जल में चाल 15 किलोमीटर है, तो धारा की दिशा में हो जाएगी तो 15 प्लस x हो जाएगी भाई, 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक, समझ गए, धारा की चाल ये हो गई, नाव की चाल ये हो गई। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है। अब नाव जो गई है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल हमने मान ली 15 प्लस x, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, धारा की भी जुड़ेगी और नाव की चाल भी जुड़ जाएगी। अब यहीं से निकाल लेते हैं। चलो एक और लिख लेते हैं, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब ये घट जाएगी, 15 माइनस x हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम यहाँ पे समय निकाल लेंगे कि मान लें नाव की धारा की दिशा में चाल आपकी इतनी आ गई, विपरीत दिशा में इतनी आ गई। अब धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जा रहा है, वापस भी 30 ही जा रहा है ना, तो 30 जा रहा है 30 आ रहा है, तो 30 किलोमीटर जाने में उसको समय कितना लगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे धारा की दिशा में नाव को लगा समय।
तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है समय का भैया, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो यहाँ आ जाएगा चाल बटे में, ठीक है, वो चाल नहीं, दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। तो धारा की दिशा में नाव गई कितनी है, कितनी गई है 30, तो 30 आ जाएगी। चाल कितनी है आपकी 15 + x, 15 + x कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब विपरीत दिशा में भी तो जा रहा है ना, तो यहाँ लिखोगे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में आने में लगा समय। तो फार्मूला वही लगेगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर में क्या हो जाएगा भाई, दूरी वही है 30 किलोमीटर वापस आया, और वापस आने में चाल किसकी है 15 - x, 15 - x इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को जो समय लगा है मिला करके वो कितना लगा 4.5 घंटे। तो इक्वेशन 1 मतलब इसको 30 बटे 15 + x प्लस 30 बटे 15 - x बराबर में 4.5 घंटे लगा है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 सही 1/2, 4 घंटे आधा घंटा है ना, 4 घंटा और आधा घंटा लगा, ठीक है। तो हम इसको और तरीके लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 9 बटे में 2, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 15 × 3 = 45 प्लस, ठीक है, माइनस में 30x, इसकी इससे गुणा कीजिए तो प्लस में 45x 0 450 आ जाएगा, प्लस में इसकी इससे गुणा कराओगे तो 30x बटे में, ये देखो प्लस माइनस लिखा है बार में, तो 15 गुणा करा देंगे तो 225 आ जाएगा, माइनस में x² हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर में क्या बचा 9 बटे में 2 बच गया। अब यहाँ से ये वाला कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि प्लस माइनस है, इनको जोड़ोगे तो 8 900 आ जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा 900 बटे में 225 - x² बराबर में 9 बटे में 2, यहाँ से 9 काट दीजिए 100 बार में चला जाएगा। इसकी इससे गुणा कराएंगे 225 - x², इसकी इससे गुणा कराएंगे तो 200 आ जाएगा। तो 225, 200 को इधर लाइए माइनस, x को उधर लेकर जाइए प्लस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 25 बराबर में x², तो x² बराबर में 25, तो x बराबर में रूट यहाँ हट जाएगा वर्ग और चढ़ेगा रूट, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमें क्या निकला कि धारा की चाल कितनी आ गई, यहाँ लिख लीजिए धारा की चाल, धारा की चाल हमने x मानी थी, वो x आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर है आपका, ठीक। ऐसा कोई भी दे दे बहुत आसानी से निकल जाएगा, 5-6 नंबर में आने वाला सवाल है। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये लिखा है क्या बिंदु 3, 2, -2, ये -3 है यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। मिस्टेक हो गई यहाँ पे पीपीटी बनाते समय, और 2, 3 त्रिभुज बनाते हैं, तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु हम मान लेते हैं, इस पर ए बिंदु है, त्रिभुज के शीर्ष मान लेते हैं, माना यहाँ पे लिख लो, माना त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः ए पर मान लेते हैं 3, 2, बी पर मान लेते हैं -2, 3 तथा सी कौन है, अच्छा ये मत लिखो, ये भी सी मान लीजिए, ए, बी तथा सी है। तो ये वाला हमने मान लिया ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है। तो इनके हम त्रिभुज के बीच की दूरी निकालेंगे, इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी के बीच की दूरी निकालो तो फार्मूला क्या आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बराबर में आ जाएगा रूट में x2 कितना है आपका -2 और x1 कितना है 3, तो 3 का वर्ग आ जाएगा, प्लस y2 कितना है -3 और ये -2 का वर्ग आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, प्लस में यहाँ भी 25 आ जाएगा, तो कितना बचेगा भाई 50। तो 50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2
और ये 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5√2। ठीक, अब हम ए बी निकालेंगे, बी सी के साथ निकालेंगे। ठीक, तो बी सी बराबर देखिए ज़रा ध्यान से, तो बी सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे x1 लिखोगे, यहाँ पे y1, ये x2 और ये y2 लिखोगे, तो अंडर रूट फार्मूला यही लगा देंगे। चलिए लिख देते हैं हम फार्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 2, x1 कितना है +2 का वर्ग, प्लस y2 कितना है 3, अब ये भी -3, तो +3 हो जाएगा, तो ये 4 आएगा, 4 चौक 16 और 6 आ जाएगा, 6 चंग 36। इनको जोड़ दीजिए आप, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 42 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक, तो रूट में 52 आ गया। ठीक है, अब आप सी ए निकाल लीजिए, तो सी ए निकालेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी ए बराबर में आ जाएगा अंडर रूट में x2 कितना बन जाएगा, फिर इनको हटा दीजिए यहाँ से, ये आ जाएगा x1 और ये y1, ये आ जाएगा x2 और ये y2। आप अपने सही से लिख लेना, हम यहाँ बता देते हैं। x2 कितना है आपका, x2 बन जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस x1 का मान 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा, प्लस में y2 कितना है, y2 है 2 माइनस यहाँ आ जाएगा 3, तो 3 का वर्ग आ जाएगा, तो 1 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग, तो रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब रूट 2 आ गया, तो अब हमें क्या देखेंगे, पहले यहाँ देखिए आप जरा ध्यान से कि 3 भुजाएं आपके पास हैं, एक ए बी है, एक कहाँ है, एक ए बी आ गई, एक बी सी आ गई ये वाली, और एक सी आ गई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जरा, ए बी बराबर में है आपका, ए बी बराबर में है 5√2 और बी सी बराबर में है √52 प्लस और कामा सी ए बराबर में है √2। ठीक, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पहले तो ये देखेंगे समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में क्या कहता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा का वर्ग कर दो, बराबर में बची 2 छेद भुजाओं का वर्ग कर दो, तो इसका वर्ग प्लस सी ए का वर्ग का होल स्क्वायर आ जाएगा। समकोण त्रिभुज क्या कहता है भाई, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है 90 डिग्री। कर्ण का वर्ग जो होता है इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसका मान कितना है √52, 52 का वर्ग, ए बी का मान कितना है 5 √2, 2 का वर्ग, प्लस सी ए का मान कितना है √2 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से वर्ग कराओगे तो 52 आ जाएगा, ये 55 25 आ जाएगा, गुणा में √2 का वर्ग करोगे तो 2 प्लस √2 का वर्ग करोगे 2, तो 25 बराबर में आ जाएगा, सॉरी 52 बराबर में 25 दूनी 50 2 52। अगर ये बराबर में आ गया तो हम कह सकते हैं त्रिभुज समकोण होगा, त्रिभुज समकोण होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि बिंदु 4, सॉरी ये क्या लिखा है, ये ए पर लिखा है, 4 नहीं है भाई। ठीक है, ये ए लिखा हुआ है यहाँ पे, मिस प्रिंट है। ए पर लिखा है x, y, बी पर 2, 3, सी पर 3, 4 संरेख हो तो सिद्ध कीजिए x + 5y बराबर में 17। ये हमको सिद्ध करके लाना है कि ये संरेख हैं। अगर बिंदु संरेख होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यदि यहाँ लिखोगे ऐसे लिख लो, यदि बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, 0 होगा। अब यही बात मैंने रखी, संरेख हो,
यदि बिंदु संरेख हो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2। हम यहाँ सिखा देंगे आपको कैसे याद किया जाएगा। सबसे पहले आप क्या लिखिए x1, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए, फिर प्लस कीजिए, फिर लिखिए x2, ब्रैकेट लगाइए, फिर प्लस लिखिए, फिर यहाँ लिखिए x3 और फिर ब्रैकेट लगाइए। अब इन ब्रैकेटों में क्या लिखना है, हमारे पास 1 2 3 पद हैं, x1 x2 x3 है, ठीक है, y1 y2 y3 वाले बचे हुए हैं। तो जरा ध्यान समझना, सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर x1 x2 x3 लिख लिया आपने। उसके बाद क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में गिनती नहीं स्टार्ट होती 1 2 3 से, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। क्या करें, गिनती स्टार्ट होती 1 2 3। तो 1 तो आ गया, अब यहाँ पे 2 आ गया, इसका मतलब y2, फिर y2 का 1 2 3 यानी y3, बस यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। x2 आ गया, 2 के बाद 3 स्टार्टिंग होती है तो ये y3, अब आगे तो है नहीं तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ये y1 आ जाएगा। यहाँ y3 है, इसका मतलब लास्ट वाला, तो फिर से यहाँ से स्टार्टिंग y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ठीक है। तो इस 2 को यहाँ डिवाइड करा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, x1 का मान तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये आ जाएगा x2 और ये y2, और ये x3 और कामा y3। x1 का मान कितना है, x है, y2 का मान कितना है 2, y3 का मान कितना है 4, प्लस x2 का मान कितना है 2, y3 का मान y3 का मान आपका है, हाँ ठीक है, y3 का मान 4 है, माइनस y1 है y, प्लस x3 का मान कितना है -3, तो ये माइनस हो जाएगा 3। y1 कितना है, y1 है y, ठीक है, और y2 है आपका, y2 है 3 बराबर में 0, और ये 2 यहाँ चला जाए गुणा में तभी 0 हो जाएगा, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी इससे, तो 2x इसकी इससे करेंगे तो माइनस में 4x, चलो इसको काट देते हैं, क्या करेंगे, इसको गुणा मत कराओ, इसको सामने हो जाएगा, तो माइनस में 2x बचेगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 8 आ जाएगा, इसकी इससे गुणा कराएंगे माइनस में 2y आ जाएगा, इसकी इससे गुणा कराएंगे तो 3y आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी इससे गुणा कराएंगे तो ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा, तो 3 3 9 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये माइनस में 2x लिख लीजिए, और y वाला ये वाला हो जाएगा कितना, माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और ये 5y आ जाएगा, ठीक है। अब इनको अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 17 बराबर में 0। तो माइनस से भाग कर दो, ठीक है, माइनस से भाग कर दो, माइनस से भाग, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 17 बराबर में 0। इस 17 को इधर भेज दीजिए, तो 2 एक मिनट, ये 2 कहाँ से आ गया, 2x प्लस में 5y बराबर में 17, ये 2 कहाँ आ गया, 2 नहीं गया यहाँ से, y2 3 है, ओके, सॉरी y2 आपका 3 है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ 3 आ जाए तो माइनस का 1 बचेगा, ओके, गलती हो गई भाई, ठीक है। अब यहाँ पे जब माइनस से डिवाइड करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, यही आपका सिद्ध हो गया, ये पूछ रहा था। अगला सवाल देखिए, चलिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। पाई का मान 3.14 रखना है, ठीक है, 3.14 रखना। चलिए यहाँ बता देते हैं आपको कि एक वृत्त है, तो वृत्त आपका देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए वृत्त का बीच का बिंदु होता है वो केंद्र होता है।
त्रिज्यखंड हमने अभी इससे पहले सवाल बताया था कि ये छोटा सा हिस्सा एक बनता है, एक एंगल बनाएगा, ये त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये ओ बिंदु हो गया, यहाँ पे ए ले लेते हैं, इस पे बिंदु पी ले लेते हैं, यहाँ से चाप लगेगा, ये पी बिंदु ले लिया हमने, ठीक है। तो कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकलवा रहा है, नहीं हाँ सही है, ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घखंड का त्रिज्यफल क्या कह रहा है। अच्छा ठीक है, दोनों निकलवा रहा है, सही है। ये वाला हमसे कह रहा है निकाल के दिखाओ, इतना हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल छोटा वाला, और ये दीर्घ वाला, ये वाला भी निकाल के बताओ हमको, ये कह रहा है इतना, ठीक। तो ये वाला जो कोण बना है वो है 30 डिग्री, ये वाला बन गया 30 डिग्री, और ये पूरा दीर्घ वाला त्रिज्यखंड है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक, और छोटा वाला पहले निकालो फिर बड़ा वाला निकालो, ये कितना हो जाएगा, ठीक। तो पहले मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब इसकी अब वृत्त, अगर वृत्त है तो वृत्त से अगर कोई केंद्र से यहाँ से लाइन खींचो तो त्रिज्या बोली जाती है, तो त्रिज्या 4। तो वृत्त के केंद्र से कहीं भी लाइन खींच दो तो सबके सब त्रिज्या ही बोली जाएंगी, इसका मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो यहाँ लिखोगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, r बराबर 4 सेंटीमीटर। अब वृत्त का हमें निकालना है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। पाई का मान, ठीक है, इतना रखना है, 3.14 गुणा r का मान 16 आ जाएगा, पहले रख देते हैं 4 का वर्ग, थीटा का मान यहाँ लिखा है 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 डिग्री गुणा बटे में 360, 0 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, ये 12 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो आ जाएंगे, तो 314 गुणा 4 4 16 बटे में 12, काट दीजिए इसको, किससे काटते हैं, 4 से काटें, 4 3 12 0, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 5 20, ठीक। ये आ जाएगा आपका 314 बटे में 75, ठीक है। इसको जब आप भाग करोगे तो 4.19 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है दीर्घ वाला निकाल के बताओ हमको, ठीक। तो दीर्घ वाला निकालना है तो सबसे पहले इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पूरे का क्षेत्रफल, और ये वाला घटा दीजिए, आराम से ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे दीर्घ संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखोगे, इस पूरी परिधि, ये पूरे चारों ओर का घेरा क्या है, परिधि, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि में से आप घटा दोगे, पाई r स्क्वायर में से घटा दोगे ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कौन सा है, ओ ए पी बी, ठीक है, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, कहने का मतलब लिख सकते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो यहाँ पे ये लिखा है आपका, यहाँ भी लिख लीजिए ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यह आएगा 3.14 इंटू आर का मान है 4 का वर्ग माइनस ये पूरे का कितना आया हमारा 4.19, तो ये आ जाएगा 3.14 गुणा 4 चौक 16, 4.19, 16 चौको 64, 16 एकम 16 और 6 22, 16 3 48 और 2 50, ठीक है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से हम घटा देंगे, ये कैसे घटाया जाता देखो, 50.24 इसमें से घटा देंगे, दशमलव नीचे दशमलव लगाइए, 4 लिखिए यहाँ पे और यहाँ लिख दीजिए 9, ये आ जाएगा 13, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 0 दशमलव 5 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 46, ठीक, सही है। 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, सॉरी, हाँ नहीं ठीक है 6, सही है भाई। तो 46.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये सवाल है आपका भाई, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है ठोस घनाभ जिसकी विमाएँ 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हैं से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, गोलियां का मतलब गोले की बात कर रहा है यहाँ पे। छोटी गोलियां होंगी तो गोली होंगी। तो देखो किसी का भी बात अब मेरी समझो ध्यान से, किसी को भी गला के अगर कोई चीज़ बनाई जाए तो जिसका आयतन पहले था वो जो दूसरा बनाया जाएगा उसका आयतन आपस में बराबर में होगा। ठीक है, बात समझ पाए। अगर मैंने कहा कि बहुत से गोलों को मैंने गला के, छोटी छोटी गोलियों को गला के एक बड़ा गोला बना दिया, तो जो हम कहेंगे कि छोटी छोटी गोलियों का आयतन जो भी होगा वो बराबर में हो जाएगा एक बड़ी गोली का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ठोस का घनाभ है एक, इसकी विमाएँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, और उनसे एक 3 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या n है। ठीक है, अब हम यहाँ एक चीज़ ये लिखेंगे कि घनाभ को पिघला करके छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर में लिखोगे एक गोली का आयतन निकाल लीजिए। यहाँ पे एक, यहाँ लिखिए एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। अब गुणा में n कर दीजिए, क्योंकि एक गोली का निकालो, गोलियां तो सब समान में होंगी, तो जितनी भी गोलियां होंगी उनसे n से डिवाइड कर देंगे, हमारी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर में n गुणा एक गोली का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r/3। ये तो होता, लंबाई कितनी है 9, चौड़ाई कितनी है 11, ऊंचाई कितनी है 12 बराबर में n गुणा 4/3 गुणा 22/7 गुणा r का मान निकालना है। ठीक है, तो r का मान देखो ध्यान से, यहाँ 3 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास बराबर में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, व्यास है यहाँ पर कितना 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, यानी 1.5। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे 1.5 का वर्ग। सही है, तो यहाँ से गुणा करा दीजिए, 11 ने 99 आ जाएगा, गुणा 12, इस 4 की इधर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, चलो अभी बाद में कर देंगे, n गुणा 4/3 और कटेगा तो है नहीं कुछ, चलिए गुणा 22/7 गुणा इसका घन निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसका घन निकालेंगे, ये आ जाएगा 3375, मतलब 3.375 ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, अब ये कटने वाला तो है नहीं कुछ, अब हम काम ये करते हैं कि n का मान निकालना, तो सब जो नीचे इधर लिखा है इधर लेकर आइए, तो कटेगा, सो चलो काट देते हैं, ये कट जाएगा, मत काटो वरना गड़बड़ हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा ये 99 गुणा 12 गुणा 3 गुणा 7, क्योंकि ये वाले इधर लेके आएंगे, बटे इधर आ जाएंगे। अब ये 4 इधर लेके आइए, ये 22 भी इधर लेकर आइए, ये 3.375 भी इधर लेकर आइए, और यहाँ n आ जाएगा। चलिए काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 नेम 99। ठीक है, अब 3 से 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। अब क्या बचा, यहाँ से कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से 3 जीरो हटाएंगे तो 1 2 3। ठीक, 3 से अगर काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 नहीं कटेगा, 3 नीचे कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अभी भी कट जाएगा 3 से, तो 3 एकम 3
तीन तियाँ 9, 2 बचा और 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, ठीक है। 9 चौक 36। अब ये नहीं कटने वाला किसी से, तो ऊपर आ जाएगा 9। 5 से काट दीजिए, 2 से काटो, 2 एकम 2, ये आ जाएगा 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 0 0। अब चलो लिख लेते हैं एक बार में। 9 गुणा में 3500 बटे में 375। 5 से काटो, 5 सत्ते 35, पचम 25, 5 सत्ते 35, 0। 5 से काट दो, 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5, 5 चौको 20। अब इससे फिर 5 से काट दो, 5 तियाँ 15, ये आ जाएगा 5 चौक 20, ये बराबर में n चल रहा है। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, ठीक। तो ये आ जाएगा 3 गुणा 28 बराबर में n। तो 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 और 2 8। तो n बराबर कितना आ गया? 84 गोलियाँ। n बराबर आ गई 84 गोलियाँ बनाई जाएंगी एक घनाभ को मिला करके, ठीक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार जरूर देख लेना आप लोग। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं भाई। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर इतना आएगा। चलिए पहले यहाँ लिख लेते हैं, tan थीटा लिखा है तो ये लिखा है tan थीटा बराबर 4/3, ठीक है। और फार्मूला हमारे पास होता है लंब बटे आधार का, लंब बटे कक्का का। तो ये tan का है लंब बटे आधार, तो ये आ जाएगा L/A। तो आधार 3, लंब है हमारा ये। तो इसकी सहायता से हमें इन साइन और कोस के मान निकालें, तो यहाँ टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए आप लोग, इस A को यहाँ लिख देते हैं, B को यहाँ, C को यहाँ। तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है। थीटा एंगल यहाँ मान लेते हैं, ये लंब हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। और पाइथागोरस की प्रमेय हमें पता है कि अगर ये लंब आधार में से कोई क्रम से आ गया 1 3 4 5, तो ये 5 ही आ जाएगी। हम आपको निकाल के दिखा देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, तो 5 का वर्ग। लंब कितना है 4, 4 का वर्ग। आधार कितना है 3, तो 3 का वर्ग। पचम 25, 4 चौक 16 इधर लेके आओगे, सॉरी ये निकालना ही है, गड़बड़ कर रहे हैं भैया, हम तो बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, ठीक है। तो k का वर्ग आ जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 तियाँ 9, तो ये आ जाएगा 25। यहाँ से वर्ग हटाओगे तो इस पर चढ़ जाएगा रूट, तो k का मान आ जाएगा 5। तो कर्ण कितना आ गया 5, ठीक है। अब 5 आ गया तो जरा ध्यान समझिए यहाँ पे। अब हमें ये निकालना है, तो इसकी सहायता से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रफली काम करते हैं, ये निकाल लेते हैं साइन की वैल्यू। तो साइन थीटा बराबर में क्या होगा, ये होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। फिर कॉस निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। ये वैल्यू उठा के इस समीकरण में लिखनी है। समीकरण पहले उतार लेते हैं। ये 2 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा बटे में 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक है, बराबर में माइनस का 1/17। तो ये LHS पार्ट लेके चलेंगे हम यहाँ पे LHS पार्ट लेके चलेंगे, RHS प्रूव करके लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2, चलिए लिख लेते हैं एक बार और। 2 साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा 3, ये 2 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा बराबर में 2 इंटू साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे 4/5 माइनस 3 कॉस थीटा की वजह लिखोगे 3/5 बटे में 2 साइन थीटा की जगह 4/5 माइनस 3 गुणा ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे 3/5, ठीक है, बराबर में इसकी इससे गुणा कराओ 8/5 माइनस 3 तियाँ 9/5 पूरे के बटे में 2 चौको 8 प्लस बटे में 5 और 3 तियाँ 9 बटे में 5। इसमें हर बराबर है आपका,
तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस का 9 बटे में, ये हर बराबर है तो 5 आ जाएगा। इसमें भी हर बराबर है तो 5 नीचे, तो 8 प्लस 9, 8 प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, बराबर ये 8 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 बटे में 5, ठीक। अब ये आ जाएगा 8 9 17 बटे में 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 1 बटे 17, और यही हमें लाना था, यही सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिखिए LHS बराबर में है RHS, सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नताश कोण यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और BD छाया की लंबाई जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक भूमि है आपका यहाँ पे, तो भूमि के ऊपर एक मीनार खड़ी हुई है इस टाइप से, ठीक। तो मान लिया कि सूर्य नारायण इधर कहीं है, ठीक है। तो सूर्य अगर इधर है तो इसका प्रकाश पड़ेगा तो छाया इधर ही बनेगी। तो ये कह रहा है इस समय कि यहाँ देखिए, जबकि उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। अब यहाँ एक और बात कह रहा है कि समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, कब? जबकि सूर्य का उन्नताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 हो जाता है। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर हम पहले मान लें कि यहाँ पर ये 40 मीटर अधिक हो रही ना, तो मान के चलते हैं यहाँ पे हमारा कोई एंगल बन रहा था इस समय, ठीक। अब देखो 49 60 से घटकर 30 हो गया, तो उन्नयन कोण यहाँ पहले 60 डिग्री था, अब घटा ये, तो घटेगा इधर ही तो बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि भैया इसकी परछाई जो छाया बढ़ेगी तो इधर ही बढ़ेगी, लंबी बनेगी। तो यहाँ ध्यान समझिए, यहाँ पे ये 40 मीटर और अधिक लंबी हो गई जब इसका उन्नयन कोण घट गया, तो इसको यहाँ से मिला दीजिए आप, तो ये 60 से घटकर कितनी हो गई 30 डिग्री, 60 से घटकर कितनी हो गई 30। तो कह रहा है कि BD की लंबाई, तो हम इसको यहाँ A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C और इसको D मान लेते हैं। तो DB की छाया है, कह रहा है ना DB छाया की लंबाई है, तो ये DB छाया की लंबाई है, ठीक। तो हमें कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, तो हम इसको मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है, तो हमें ये वाला एंगल भी मानना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माननी पड़ेगी, तो ये मान लेते हैं x मीटर है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखोगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको हम 2 बूंद जिंदगी के पिला देते हैं भाई, फिर आगे बढ़ रहे हैं। 1 सेकंड रुकिए आप लोग जरा। चलिए इसको हमने इंक डाली इसमें। देखो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की, तथा यहाँ भी लिख लो, तथा CD बराबर में आपकी x मीटर है, ठीक है। अब त्रिभुज, इसमें पहले हम ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, क्योंकि ये लंब चाहिए, वो आधार चाहिए यहाँ से यहाँ तक का। तो पहले ACB में देख लेते हैं। तो यहाँ लिखोगे त्रिभुज ACB में थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक। तो ये लंब बटे आधार बन रहा है, तो लंब बटे आधार का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा में, tan थीटा में लंब क्या है AB, आधार क्या है BC, तो tan थीटा की जगह पे 60 डिग्री, AB है h और BC कितना x हो जाएगा, तो √3 बराबर में h बटे x, ठीक है। इसके इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो h बराबर में x √3, सॉरी हाँ ठीक है, इक्वेशन 1 बन जाएगी, ठीक। अब क्या करते हैं कि त्रिभुज A यहाँ से यहाँ तक ADB में
थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो टेन थीटा, क्योंकि ये भी लंब का ही बनेगा, तो ए बी बटे में डी बी, तो टेन थीटा जगह पे 30 डिग्री, ए बी है एच, डी बी दो भागों में डिवाइड है, डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी। यहाँ देखिए तो टेन 30 डिग्री का मान निकाल दीजिए, टेन 30 डिग्री का 1/√3 और ये आ जाएगा एच अपॉन में डी सी है 40 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर भी लिख सकते हो आप, तो यहाँ से ऐसा करो, ऐसा लिखिए आप x बराबर में h अपॉन में √3 लिखिए, क्वेश्चन बने रहेगी। ठीक है, अब सही रहेगा, क्योंकि h का मान निकालना है, बार बार निकालोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई 40 प्लस एक्स बराबर में h√3, x का मान लिखोगे समीकरण 1 से, तो यहाँ लिखोगे y इक्वेशन 1, तो 40 प्लस x का मान कितना है h बटे में √3 बराबर में h√3। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो 40 बराबर में h√3 माइनस में h अपान में √3, तो 40 बराबर में आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई जाएगी, तो √3 कितना आ जाएगा 3 और h माइनस में h अपॉन में √3, इसकी इससे गुणा कर दीजिए, तो 40√3 इसमें से घटा दीजिए, एक घटेगा तो 2h आ जाएगा, 2 एकम 2, ये 40 कट जाएगा दो बार में, तो 20√3h यानी h बराबर में आ जाएगा 20√3। ठीक है, किस में आ जाएगा मीटर में, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। बस इतना ही है, क्या हो गया भाई, इतना ही है का। चलिए कुछ क्वेश्चन की पीपीटी हमें नहीं बना पाई, तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे अपने मार्कर से यहाँ लिख देंगे और आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम कुछ लिख देते हैं यहाँ पे और फिर आप देखिए यहाँ ध्यान से। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके यहाँ पे। ये कहाँ चला गया भाई, बैकग्राउंड, हाँ ये है, ठीक है, और ये आ गया आपका बैकग्राउंड। ठीक है, अब चलिए एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि बना नहीं पाए पीपीटी, तो हम लिख रहे हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए देखिए आप लोग, दूसरा क्वेश्चन लास्ट, एक वाला जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका। पीपीटी हमारी नहीं बन पाई थी तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या में मूल संख्या को घटा दिया जाए, ठीक है, तो शेषफल क्या होता है 9 बचता है। ठीक है, मूल संख्या को घटा दिया जाता है। चलिए अगर आपके बात कोई भी करे क्वेश्चन में, अगर कहे कि स्थान बदल दे, ठीक है, तो स्थान बदलने पर हमेशा आपको एक ही यहाँ सलूशन लिख देते हैं आपका। जब भी स्थान बदलने की बात करें तो आपको संख्याएं माननी हैं। अब वो क्या माननी है बता देते हैं। माना इकाई का अंक 22 तथा दहाई का अंक x है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ अंक बदलने की बात करें तो लिखा ही है बदलने या फिर उलट देने या फिर पलट देने। इन तीनों में से किसी की भी बात करें या स्थान चेंज कर देने की बात करें तो हमें सबसे पहले यही मानना पड़ेगा इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है। तो यहाँ पर एक मूल संख्या बनेगी, मूल संख्या वो बन जाएगी क्या, हमने दहाई का अंक x माना है, तो दहाई में 10 इकाई होती है, इसलिए हमने यहाँ पे 10x लिख दिया। अब प्लस में इकाई का अंक जुड़ जाएगा, इकाई का अंक है 22,
क्यों? क्योंकि अगर हम 12 को लिखें तो आप कहोगे 10 + 2 लिखोगे तो ये 10 दहाई हो जाएंगे, ये आपका इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ये वाला लिख दिया। अब आगे कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान बदलने, जो आपको संख्या मिली है मूल संख्या, इसके स्थान बदलने दें। यहाँ लिखोगे संख्या के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या। देखो अंक आपके ये वाले थे, इनके स्थान बदल दो आप, तो x की जगह पे y हो जाएगा, y की जगह पे x हो जाएगा, ये आ जाएगा 10y + में x। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि बदलने से बनी संख्या, तो ये हमारी संख्या बन गई। संख्या में से मूल संख्या को घटा दिया जाए, तो मूल संख्या ये है, इसमें से ये संख्या घटा दें तो शेषफल 9 बचता है। तो यहाँ देखिए भाई, तो ये आ जाएगा। देखो 2 कंडीशन हैं, पहली कंडीशन यहाँ से देखते हैं हम। यहाँ पे करा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हमारे अंक x और y हैं, मतलब x ये और y हैं, तो यहाँ पहली कंडीशन यहाँ फॉलो कर लेंगे, तो आ जाएगा x + y = 9, इक्वेशन 1 बना देंगे। फिर दूसरा कह रहा है कि अगर बदलने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या को घटा दिया जाए, तो ये नई संख्या बनी, इसमें से ये मूल संख्या घटा दीजिए, तो आ जाएगा 10y + x, इसमें से इसको घटाएंगे -10x + y, ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर में 9 शेष बच रहा है, तो यहाँ 9 लिख दिया। तो इसको ब्रैकेट को खोलिए आप, +x माइनस में 10x माइनस ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस आ जाएगा, बराबर में 9। तो 10y में से आप एक y घटा दीजिए तो 9y बचेगा, इनमें से घटा दीजिए, यहाँ एक 1 होता तो माइनस में 9x बचा, बराबर में 9 से डिवाइड लगा दीजिए तो ये जाएगा। अब यहाँ देखो x लिखा है, पहले तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं -9x + में 9y बराबर में 9, इसको प्लस करना है तो -9 से भाग कर दीजिए, तो -9 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, ये माइनस कट जाएगा प्लस से तो माइनस हो जाएगा, 9 से 9 कटेगा तो y बचा। अब यहाँ 9 से 9 भाग करेगा तो -1 बचेगा, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को हल कर लेंगे, तो यहाँ लिख लीजिए आप सॉल्व इक्वेशन 1 और 2। ठीक, तो पहला इक्वेशन है x + y बराबर में 9 और x - y बराबर में -1। ये प्लस है, ये माइनस से कट जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, 2x आ जाएगा, ये 9 में से 1 कम हो जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ काट दीजिए, 4 हो गया, तो x बराबर में 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आंसर दोनों से आ जाएगा, तो हम 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखोगे पुटिंग वैल्यू x = 4 इन इक्वेशन 1। तो 1 कौन सी है पहले उतार लीजिए, तो x + y बराबर में 9, x का मान है 4 तो 4 रखिए, प्लस y बराबर में 9 आ जाएगा, y का मान निकालना इसलिए रोकना पड़ेगा, तो ये 4 उधर जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो y बराबर में कितना आ जाएगा 5। हमसे कहा है संख्या बताइए, तो संख्या हमारी जो थी मूल संख्या की बात करेंगे, मूल संख्या 10x + y, तो 10 गुणा x की जगह पे 4 प्लस y की जगह पे 5। ठीक है, तो ये 40 आ जाएगा, प्लस में 5 बराबर में 45। तो हमारी संख्या कौन सी? 45। अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर लीजिए क्वेश्चन 1 से। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक एक हमारा 4 है और एक अंक हमारा 5 है, तो बराबर 9 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका चेक भी हो जाएगा, एक ही बार में काम हो जाएगा। चलिए आज बच्चों हमने बहुत से सवाल कराए हैं और ये लास्ट हमारा क्लास था मैथ का, 10th का। कल आपका एग्ज़ाम है, बहुत लंबी क्लास हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि कैसी वीडियो हमारी लगी, कैसी नहीं लगी। ठीक है, थैंक यू। पसीना आया वो आज बना